तो अलबुकर्क के समय में क्या हुआ और गोवा को किससे छीना? बीजापुर के सुल्तान से। बीजापुर के सुल्तान से उसने जो है वो छीना। जो देखिए मार्कआउट करिएगा, कोई भी इतिहास में जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को जब दूसरी घटनाओं को आप पढ़ते हैं तो उसके साथ रिलेशन बना करके उसको पढ़ने का प्रयास करिए। अब बीजापुर आप देखिए कि बीजापुर आप खोजिएगा कि मैप में कहाँ है बीजापुर। अभी के मैप में बीजापुर जो है वो स्पष्ट रूप से लोकेशन उसका नहीं मिलेगा जो, लेकिन ऐतिहासिक ये बेसिकली कर्नाटक में है जो। तो कर्नाटक के ऊपरी हिस्से में आंध्र प्रदेश से सीमा से कोने वाले हिस्से पे जो है वो बीजापुर है जो। तो जिस तरह से मैं लोकेशन बता रहा हूं उस तरह से एटलस पे आप लोकेशन देखिएगा जो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए था, मैं 2 मिनट के लिए बीजापुर में रुकूंगा जो, कि आखिर जो है वो जब वो आपको पता है कि मध्यकालीन भारत में जब ये मुगलों का शासनकाल था 1510 ईस्वी में, मुगलों से और पहले आप आ जाइए ये सल्तनत काल था। तो सल्तनत काल में ये सुल्तान कहां से आ गया जो, क्यों दिल्ली का सुल्तान क्यों नहीं कहा गया? भाई जब दिल्ली सल्तनत 1526 में, आपको पता होगा कि बाबर 1526 में आता है, यानी कि मुगलों का आगमन जो है वो 1526 में होता है। 1526 के ये पहले की घटना है और उस समय दिल्ली सल्तनत था। तो दिल्ली सल्तनत न होकर के ये जो है वो बीजापुर का सुल्तान कहां से आ गया भाई? तो जब ये क्वेश्चन मार्क जब आप करेंगे तो ये क्या होता है कि दिल्ली के सुल्तानों से दक्षिण का जो पूरा प्रदेश था, यानी कि विंध्या के नीचे जो है वो उनकी सीमा में नहीं था। भारत में ये हमेशा से समस्या रही कि कोई भी ऐसा सशक्त सत्ता नहीं थी जिसका कि पूरे भारत में एक छत्र राज हो। इवन मुगलों का भी जो है औरंगजेब का पूरे साउथ में नहीं था जो है, आगे चल करके हम इसको डिस्कस करेंगे। केवल अंग्रेजों ने आकर के पूरे भारत को एक छत्र राज के अधीन लाया जो, और आधुनिक स्वतंत्रता के बाद ये है। लेकिन अभी भी हमारी पॉलिटिक्स में ये पेचीदा प्रश्न है जो, कि अभी भी जो है वो ये विषयांतर होगा, लेकिन इस बातों को मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि आपको सब बातें पता होंगी कि अभी भी दक्षिण भारत में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियां हैं। तमिलनाडु में जो है वो अन्ना द्रमुक है, केरल में कोई दूसरी पार्टी है। क्यों? पूरे भारत में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक छत्र रूप से किसी सत्ता का जो है वो प्रभाव हो। जो विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो है वो क्षेत्रीय स्तर पे बहुत प्रभावशाली है। Anyway, अब आप देखिएगा कि दिल्ली सुल्तानों से अलग होकर के ये बहमनी सुल्तान थे जो ईरान और इराक से भारत में आए थे। जो इसका जिक्र जब मध्यकालीन भारत में छोटी सी जब वो क्लासेस जब आपकी ऑर्गेनाइज होंगी तो मैं चर्चा करूंगा, लेकिन वो चर्चा से ये चर्चा जाकर के जुड़ जाएगी। तो जब बहमनी साम्राज्य का, और विजयनगर का नाम आपने सुना होगा, तो बहमनी सुल्तान और विजयनगर दोनों के बीच आपस में प्रतिस्पर्धाएं चलती रहती हैं। जो बहमनी सुल्तान जो है वो, बहमनी साम्राज्य जो था ये पूरा का पूरा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के हिस्से में उसका प्रभाव था। ये साम्राज्य टूट गया जो, और उसके 5 लड़के थे जो, एक को बीजापुर दिया गया, दूसरे को गोलकुंडा दिया गया, तीसरे को अहमदनगर दिया गया जो कि अहमदनगर आपको महाराष्ट्र में है, बरार दिया गया, ये भी आपको महाराष्ट्र में है, बीदर दिया गया, बीदर भी कर्नाटक में है। तो बहमनी सल्तनत 5 खंडों में टूट गया। उसमें से एक खंड जो था वो बीजापुर था। तो यानी कहां से लिया? तो बीजापुर के सुल्तान से लिया। तो बीजापुर आपको अब याद हो जाएगा। तो जब भी आप करिए ऐसे तो उसको ये ध्यान में रखकर ये सवाल पूछा जा सकता है, किससे उसने लिया? बीजापुर। नाम दे दिया जाएगा, ऑप्शंस जो है वो आपको, कि बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, 4 मान लीजिए ऑप्शन आपको दे दिया गया। तो क्वेश्चन भी ऐसे सोचते रहिए, तो उसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बीजापुर। या मान लीजिए कि यूपीएससी में कोई क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए,
अल्बुकर्क ने गोवा को अहमदनगर के सुल्तान से छीना जो, तो ये गलत हो जाएगा जो। तो इस तरीके से हो गया। इन बातों के जहाँ विस्तार में जरूरत है मैं विस्तार से बताते चलूँगा। अब आपको नेक्स्ट पुर्तगाली गवर्नर में हम चर्चा करते हैं कि नीनो डी कुन्हा जो इम्पोर्टेंट गवर्नर हैं। तब तक आप देख चुके हैं कि 1524 में किस तरीके से वास्को डी गामा आता है और उसकी डेथ होती है। ये है नीनो डा कुन्हा, नीनो दी कुन्हा है। इसका जो 1529 से लेकर के 38 तक इसका है। और नीनो डी कुन्हा के समय में और विस्तार होता है। यह विस्तार कहां चला जाता है? यह विस्तार पूरा का पूरा, देखिए गोवा कहां है? कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पे है। अब यहां से पुर्तगाली निकल करके इतने बड़े एरिया में और आते हैं, जिसमें इन्होंने क्या किया कि यहां मुंबई का क्षेत्र इन्होंने हस्तगत कर लिया। ठीक है। अब क्या होता है कि और गुजरात तक इनका प्रभाव चला जाता, यानी गुजरात और महाराष्ट्र तक नीनो डी कुन्हा के समय में जो है वो प्रसारवादी नीति चलती है जो। तो पहला क्या है? ये है इसका बहादुर शाह जो गुजरात का शासक है, जो गुजरात के शासक बहादुर। और देखिएगा टाइमिंग जो है, तब तक क्या है, मुगल भारत में आ चुके हैं। तो बहादुर शाह से इसने क्या किया कि बेसिन की संधि की। बेसिन के संधि के द्वारा जो है, बेसिन की संधि के साथ इसने क्या किया कि बेसिन का क्षेत्र जो है वो उसने ले लिया। ये सभी जो है वो मुंबई के आसपास के सब जो है छोटे छोटे वो जगह है जो बेसिन। इसी तरीके से सालसेट, ठीक है, दमन और दीव का नाम सुना होगा आपने। दमन, दमन, दीव। तो बेसिन, सालसेट, दीव, मुंबई का क्षेत्र, विरार, ठीक है। और ये सब मुंबई के किनारे वाले जो एरिया है, नल्ला सोपारा, ये सब एरिया को उन्होंने जो है वो इसके जो है वो। और उस समय गुजरात के शासक का इस पे दबदबा था। महाराष्ट्र में मराठे अभी उतने प्रभावशाली यहाँ पे नहीं हैं, वो हैं भी नहीं बेसिकली अभी। तो गुजरात का ही ये महाराष्ट्र पे प्रभाव है उस समय जो। तो इससे क्या हुआ कि ये दमन, दीव, ये सब पूरा एरिया, और समुद्र में तो प्रभावशाली थे ही जो है वो। तो इसके चलते उन्होंने बाध्य किया कि भाई तुम्हारा व्यापार नहीं होने देंगे गुजरात का, तुम ये क्षेत्र हमको दे दो। तो बस तो देना पड़ा उनको। और इवन जो है वो सूरत तक में पहुंच गए, सूरत में भी पहुंच गए, ठीक है। यानी गुजरात से ये सारे क्षेत्रों का प्रभाव उन्होंने नीनो डी कुन्हा के समय में हासिल कर लिया। ये हुआ, ये पूरे कोस्ट पे इनका जो है वो इंपॉर्टेंट क्षेत्रों पे ये पूरा का पूरा उनका दबदबा हो गया। उस तरीके से आप देखेंगे कि इसी तरीके से साउथ में जो है, यहां पे सेन थोमे जगह है मद्रास के पास, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो नागापट्टिनम जो है वो मद्रास से और नीचे जो है वो नागपट्टनम पे भी उन्होंने अपना दबदबा कायम कर लिया। अब हम ये प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर हो गए। अब हम ये देखेंगे कि उनका ये विस्तार है पूरा का पूरा जो है वो। अब हम इसी चार्ट में जो है वो आगे देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो पृष्ठभूमि हो गया प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर। एक और हम चार्ट बनाते हैं यहाँ पे, जो अगर बोर्ड में वैसे चार्ट हो जाता तो यहाँ पे क्या होगा कि इनका विस्तार एवं पतन। आपने विस्तार देख लिया कैसे विस्तार है, यहाँ पे विस्तार हो गया, यहाँ पे विस्तार हो गया। ये 1579 में जो है वो हुगली में आ गए। ये
ये हुगली तक में 1579 में जो है वो हुगली तक आ गए। तो कहने का मतलब ये है, अब देखिए हुगली के समय जो है वो किसका शासनकाल है, तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, अकबर का है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये इनका विस्तार एवं पतन की में विस्तार आपने देख लिया। अब हम पतन पे जाते हैं, जो लगभग 1600 तक, यानी कि 1500 से 16 तक मोटे तौर पे 100 वर्षों तक इनका जो है वो प्रभाव क्षेत्र रहा। और यहाँ से मसाले ये यूरोप को डायरेक्ट भेजते थे और इनसे प्रॉफिट इनका बढ़ता था। जो अब देखिएगा कि पतन में क्या हुआ कि 1612 में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इन्हें सूरत इनके हाथ से निकल गया, सूरत से ये निष्कासित हो गए। ठीक है, ये सूरत से 1612 में निष्कासित हो गए, अंग्रेजों ने इन्हें निष्कासित, चूंकि अंग्रेज प्रभावशाली हो गए। ये आगे के चरण में हम बताएंगे कि जो यहाँ पे मैंने दिया है, इसको जब डच में आएंगे तो हम बताएंगे। डच जो है भारत में आने वाली दूसरी सत्ता है, उसके बाद अंग्रेज हैं। लेकिन हमने अंग्रेजों का जिक्र इसलिए किया कि हमने सूरत के संदर्भ में हमने जिक्र कर दिया। ठीक इसी तरीके से जो है वो आप देखिएगा कि 1661 तक जो है वो 1661 में मुंबई का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र जो है उनको ये अंग्रेजों को मिल गया। अंग्रेजों को आज का मुंबई है, उस समय का बंबई है, अंग्रेजों को बंबई दे दिया गया। इसकी कहानी यूं है कि जो बंबई का जो क्षेत्र है ये पुर्तगालियों के अधीन था और पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह जो है वो प्रिंस चार्ल्स से हुआ, जो इंग्लैंड का राजकुमार था। तो उस समय डॉरी के रूप में जो है वो मुंबई को दे दिया गया। मुंबई को किसको दे दिया गया? प्रिंस चार्ल्स को दे दिया गया। और प्रिंस चार्ल्स जो है वो, प्रिंस चार्ल्स को जब दे दिया गया उनको, और प्रिंस चार्ल्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जो वह उसको लीज पे जो है, तो मुंबई इनके एरिया से निकल गया। ये डेट्स देखिए बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे आप परेशान ना होइएगा जो कि डेट्स जो है वो बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है। हम तो केवल ये बता रहे हैं चरणबद्ध रूप से कि कैसे कैसे। अब इसमें एक ये महत्वपूर्ण हो सकता है, तो डेट्स को लेकर के यूपीएससी में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जो भी चीजें आपको होंगी बस सिंपल रूप से घटनाओं को थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। ठीक इसी तरीके से आप देखिएगा कि 1632, अब इसमें क्या है कि ये कोस्ट वाइज है, जैसे मैंने बंबई सूरत को पहले जिक्र कर दिया इधर से। 1632 ईस्वी में हुगली से उनको निष्कासित कर दिया गया। हुगली से निष्कासित जो है वो मुगलों ने कर दिया, निष्कासित कर दिया। और 1632 में कौन है? शाहजहां है। तो 1632 में हुगली से इन लोगों को मुगलों ने निकाल बाहर किया। यानी मुगलों ने, डचों ने और अंग्रेजों ने, इन तीनों ने मिलकर के पुर्तगालियों को, देखिए ये पूरा का पूरा प्रतिस्पर्धा। मैंने कहा कि भारत में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति है और 1707 के बाद से तो और बढ़ती है। उसके पहले भी मुगल हैं, डच हैं, अंग्रेज हैं, पुर्तगाली हैं, आपस में सबकी प्रतिस्पर्धा चलते रहती है क्षेत्रों को लेकर के जो। तो अब देखिएगा कि यहां से इन दो क्षेत्रों से अंग्रेजों ने कर लिया, इसको हम लोग जो है वो इंग्लिश लिख देते हैं। इन दो क्षेत्रों से इसको कर दिया और इसको मुगलों ने कर दिया। अब देखिएगा कि तीसरा प्लेयर एक और है। जब शत्रुता जब होती है तो तीसरा भी हावी हो गया। अब क्या किया कि 1663 के आते आते पूरे डचों ने जो है वो
डचों ने मलाबार क्षेत्र से हटा दिया। पूरे कोस्ट पे जो है वो डचों का प्रभाव हो गया इधर का, केवल गोवा छोड़ करके। ये कोचीन, कालीकट सभी पे डचों प्रभावशाली हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ये डी लिख देते हैं। तो डचों ने, मुगलों ने और जो है वो ब्रिटिशों ने, इन तीनों ने मिलकर के पुर्तगालियों का पूरा खात्मा कर दिया। तो ये इसकी पतन की कहानी है। अब हम लास्ट में इसमें आएंगे कि आखिर पुर्तगालियों का भारत में क्या कंट्रीब्यूशन। देखिए, मेंस परीक्षा के हिसाब से ये टॉपिक उतना महत्वपूर्ण नहीं है, प्री परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कड़ी जो है वो प्री परीक्षा के लिए ज़्यादातर बनाई जा रही है। लेकिन हमें इतिहास केवल फैक्ट्स का भंडार ही नहीं है, हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों का कॉन्सेप्ट्स के साथ वो घुला मिला होता है। अब हम देखेंगे उनका, इसको आप कह लीजिए प्रभाव। ये आपका चार्ट का ये जो फ्लो चार्ट है हमारा, जो है वो जो चार्ट का ये जो है वो चौथा चरण है, चौथा ये है सेगमेंट जो है। अब ये प्रभाव कह लीजिए, इसको महत्व कह लीजिए, है ना, इसको देन कह लीजिए कि पुर्तगालियों का प्रभाव क्या है, महत्व क्या है, देन क्या है। अब इसमें आप देखिएगा कि पहला हम देखते हैं कि तकनीकी प्रभाव क्या है। तकनीकी प्रभाव में पुर्तगालियों की देन क्या है भारत में। तो पुर्तगालियों की देन भारत में जो है तकनीकी प्रभाव में क्या है कि पहले है कि उनका जहाज निर्माण की प्रणाली है, जो शिप बिल्डिंग जो है वो, चूंकि आपने देखा कि वास्को डी गामा, कैब्रेल से लेकर के अल्बुकर्क से लेकर के नीनो डी कुन्हा जो है वो सभी ने जो है वो जो आर्मडा श्रेणी का जो विकास किया, शक्तिशाली जहाज़ों का विकास किया, उस पर हथियारों के दस्ते को रोका। ये भारत के लिए एक, भारतीय शासकों ने एग्जैक्टली सभी ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। यही तो हैरत अंगेज बात कि इवन मुगलों ने भी ये बातों को नहीं सीखा पुर्तगालियों से, केवल आंशिक रूप से मराठों ने थोड़ा बहुत उसको जो है वो, अंग्रिया वगैरह मराठा सरदारों ने थोड़ा बहुत उसको ये किया, जो बाकी जो है वो टीपू सुल्तान ने बाद में आकर के करने का प्रयास किया जो। लेकिन बड़े स्तर पे यही कारण है कि ये सारी ब्रिटिश कंपनियां, वो डच और ये भारत में इतनी प्रभावशाली हो गई कि हमने अपने सेना पे इतना ध्यान नहीं दिया, यानी नेवी पे जो। तो जहाज निर्माण की प्रणाली भारतीयों ने थोड़ी बहुत उनसे सीखी जो। दूसरी चीजें हैं कि वो छापे की मशीन, छापाखाना जो है, प्रिंटिंग, छापाखाना मशीन भारत में नहीं था, पुर्तगालियों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई। आज जो आप बुक का फॉर्म देखते हैं, उसको छापने की कला जो है वो पुर्तगालियों ने यहाँ लाया। तीसरी चीज़ जो है वो, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, और यांत्रिक घड़ी जो है वो का विकास जो है वो पुर्तगालियों ने किया। आज आप जो हाथ पे जो आप घड़ी पहनते हो, दीवालों पे जो घड़ी लगती है, ये मैकेनिकल जो है वो जो घड़ियों की प्रणाली है, ये जो है वो पुर्तगालियों का प्रभाव है, ये तकनीकी प्रभाव है। ऐसे ही हम देखेंगे कि ये तीन इनका है। और अब देखेंगे कि इनका जो है वो आर्थिक प्रभाव क्या। तो आर्थिक प्रभाव में आप देखेंगे कि ऐसे ही हम लिख देते हैं आर्थिक प्रभाव। तो आर्थिक प्रभाव में देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रमुख फसल, ये प्रमुख फसल लाए, जैसे तंबाकू, इन्हें तंबाकू लाए। इसके बाद इन्होंने जो है वो मक्के की खेती की, मक्का भारत में आया। आपको आलू आया, टमाटर आया, मिर्च आया, ठीक है। तो ये बहुत सारी उन्होंने फसलों का ये है। अब भारत में तंबाकू का पुर्तगाली लाए। आज के डेट में अगर समझिए कि आलू और टमाटर आपके पास ना हो तो कितना बड़ा संकट खड़ा हो जाए। तो आलू और टमाटर भी ये लाए, मक्के की खेती लाए। और आपके अगर खान पान में मिर्च ना हो तो वो कैसा लगेगा। तो मिर्च का जो है इस तरीके से आप जो है वो पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। ठीक इसी तरीके से
ये प्रमुख फसलों में ये क्या है कि फसल है। ऐसे ही आप देखिएगा कि जो प्रमुख जो है वो प्रमुख जो है फलों में भी ये लाए, जैसे पपीता है, पपीता इन्होंने लाया। इसी तरीके से अनानास लाया, पाइनएप्पल जिसको कहा जाता है। इसी तरीके से अमरूद लाया, अमरूद लाए। तो ये इस तरीके से इनके कुछ प्रमुख फल हैं। प्रमुख फसलों की और भी सूची है इनका। इसमें तमाम विवाद भी उपस्थित होते रहते हैं। किसी फसल पे कहा जाता है कि अंग्रेज लाए, पुर्तगाली लाए, लेकिन मोटे तौर पे ये इनके वो कंट्रीब्यूशन इनको दिया जाता है। तो ये इनका आर्थिक प्रभाव। अब आप देखिएगा कि तो इससे क्वेश्चन आपको आ सकता है कि भाई फसलों की एक सूची दे दी जाए, उस सूची में से पूछा जाए कि कौन कौन आ सकता है, ऐसे आप कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि सांस्कृतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभावों में आप देखेंगे कि सांस्कृतिक प्रभाव में आप देखेंगे कि वो इसको चांदी और सोने की जरी का काम जो है, गोवा आज भी बहुत फेमस है उसके लिए। जो चांदी और सोने के कपड़ों पे जो है वो जरी की जाती है, इसके लिए गोवा बहुत फेमस है। जो फिलिग्री आर्ट उसको कहा जाता है, इंग्लिश में उसको फिलिग्री आर्ट उसको कहा जाता है, हिंदी में फिलिग्री। ठीक है। तो गोवा में जो है वो चांदी और सोने की जरी का काम इन्होंने जो है वो पुर्तगालियों ने इसको आगे बढ़ाया। आज भी गोवा उसके लिए फेमस है। ये इसको हम पहला है। दूसरा आपको है कि गोथिक स्थापत्य जो है वो, गोथिक स्थापत्य, गोथिक स्थापत्य ये क्या है कि आप देखें कि वास्को डी गामा का मैंने चर्चा किया था कि 1524 में जब वास्को डी गामा की यहाँ पे डेथ हुई तो कोचीन के चर्च में जो है उसको दफनाया गया। तो कोचीन के चर्च में आप देखेंगे कि वहाँ पे वास्को डी गामा का जो ये बना हुआ है उसमें जो गोथिक आर्किटेक्चर के हिसाब से उसकी जो चर्च बनी हुई है। तो गोथिक स्टाइल में क्या होता था कि उसको लंबा पिरामिडनुमा बनाया जाता था। जो तो ये यूरोप में बहुत फेमस था, तो पुर्तगाली उसको लेकर के आए। तो ये उस स्थापत्य में बाद में उसमें तो वास्को डी गामा को यहाँ के चर्च में ही दफनाया गया था। आज भी जाएंगे तो वहाँ पे उसकी कब्र बनी हुई है। तो वास्को डी गामा का इसलिए महत्वपूर्ण है। लेकिन बाद में उसकी कब्र को आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद रहने दिया गया, लेकिन जो वास्तविक रिमेन्स है उसको निकाल करके और वो लिस्बन में जाकर के उसको उन्होंने स्थापित किया। तो जो भीतर का जो रिमेनिंग है वो तो चला गया, लेकिन 20-25 साल तक वो रहा और आज भी उसकी कब्र वैसे बनी हुई है। जो जिसको कि ये टूरिस्ट प्लेस है, कोई जाकर के उसको विजिट कर सकता है। तो ये क्या है कि उस गोवा में भी, इवन आप गोवा में भी जाएंगे, जितने जो आपके चर्च बने हुए हैं, जितने जो उनके जो भी उनके प्लेसेस हैं, जो भी उनके ये हैं, तो उसमें वो गोथिक आर्किटेक्चर आपको स्पष्ट दिखेगा, जो कि वो भारतीयों की उस समय की जो भारत में जो है वो अगर मुगलों का देखें स्थापत्य से तो थोड़ा डिफरेंट है। जो तो मुगलों के स्थापत्य से या हिंदुओं का जो मंदिर है उससे उनका डिफरेंस ये गोथिक स्थापत्य में मिलता है। इस तरीके के अब आगे हम इसमें और आपको क्वेश्चंस भी हम देखेंगे और अगले वीडियो में आपको जो है वो क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बिना क्वेश्चंस का जो है वो मेरे समझ से यूपीएससी की तैयारी जो है वो या पीसीएस की तैयारी का महत्व नहीं रह जाता। जब जो ज्ञान ले ली जाए उस ज्ञान का थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए। तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए जो है मैंने कहीं कहीं यहाँ भी जिक्र किया है, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग 5-7 प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन आएंगे और ये क्या होता है कि हम लोग या तो चारों टॉपिक को करने के बाद में हम लोग कर सकते हैं या एक एक टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन को, मेरे कहने का मतलब है क्वेश्चन को जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे, 5-10 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं फिर अगली कड़ी में मैं उपस्थित होऊंगा। जो है वो आप इस वीडियोस को मोबीशाला ऐप के थ्रू वो डाउनलोड करके इन चीज़ों को आप देख सकते हैं और इसके लिए फिर अगले कड़ी में हम लोग मिलते हैं।